बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानवशास्त्र पुस्तक में हम संस्कृति के संवर्धन के सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने उद्विकास सिद्धांत तथा नव उद्विकास सिद्धांत का अध्ययन किया। आज हम प्रसारवादी सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृति के उद्विकासवादी सिद्धांत की वैज्ञानिक आलोचना के परिणाम स्वरूप ही 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रसारवादियों ने उद्विकासवादियों के एकमार्गी उद्विकास, मानव की मानसिक एकता एवं स्वतंत्र आविष्कार के तर्कों का खंडन किया और कहा कि मानव की आविष्कार करने की क्षमता सीमित है। विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान सांस्कृतिक तत्व देखते हैं तो इसका कारण स्वतंत्र रूप से आविष्कार न होकर प्रसार है। मानव में अनुकरण करने एवं ग्रहण करने की शक्ति असीमित है। अतः जब भी दो सांस्कृतिक समूह संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, धर्म, कला, भौतिक वस्तुओं, भाषा, वस्त्र, बर्तन, भोजन आदि का आदान प्रदान करते हैं। अधिक शारीरिक निकटता होने पर सांस्कृतिक प्रसार के भी अधिक अवसर होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान पर आविष्कृत सांस्कृतिक तत्व दूसरे स्थान पर फैलते हैं। इसे ही प्रसारवाद के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरे स्थान पर फैलाने में योग देते हैं। यदि हमको इसको सरलता से समझें तो देखिए, जब दो भिन्न संस्कृतियों के लोग परस्पर मिलते हैं या दो भिन्न समाज आपस में परस्पर मिलते हैं, परिवार आपस में मिलते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे की संस्कृतियों को आदान प्रदान करते हैं तथा ग्रहण करते हैं। ये जो संस्कृतियों जो आदान प्रदान करते हैं या ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही प्रसारवादी संप्रदाय कहलाती है। अब देखिए, प्रसारवादियों ने प्रसार की कुछ शर्तें विशेषताओं का उल्लेख किया है, जिनमें कैसे कोई भी सांस्कृतिक समूह है दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्वों को उसी समय अपनाएगा जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण और उपयोगी हो। कोई भी चीज हम लेते हैं तो यदि हमारे लिए उपयोगी है तो हम खरीदते हैं, नहीं तो किस लिए खरीदेंगे उसको, तो उसको ग्रहण करते हैं। यदि उसी प्रकार संस्कृतियां भी वही अपनाते हैं। जैसे पश्चिमी की संस्कृति को हम अपना रहे हैं तो जो अच्छाई उस संस्कृति में, उसकी संस्कृति को यदि हम अपनाते हैं, हमारे भारत देश की संस्कृति को अमेरिका वाले या पश्चिम देशों वाले लोग अपनाते हैं, तो ये इस प्रकार से संस्कृतियों का प्रसार होता है। प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व अपने मूल रूप में नहीं रहते, बल्कि उनमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे वे अपने आप को नए पर्यावरण के अनुरूप बना सकें। और देखिए, प्रसार कैसे होता है? प्रसार उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है प्रसारवादियों के अनुसार, जबकि ऐसा है नहीं। प्रसार हमेशा उस संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित की ओर नहीं, बल्कि उस संस्कृति से निम्न संस्कृति तथा निम्न संस्कृति से उस संस्कृति की ओर होता है। लेकिन प्रसारवादी ऐसा नहीं मानते। इसका अगली बात यह है कि सांस्कृतिक प्रसार के कारण ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रसारित होने वाले सांस्कृतिक तत्व बिना किसी प्रकार की हलचल मचाए दूसरे समूह में घुल मिल जाते हैं और कभी कभी ये परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। जैसे हमारे भारत में कई देशों के लोग आए, यहाँ पे आकर बस गए, अपनी संस्कृति को यहाँ पे लाए, उनकी संस्कृति यहाँ आकर घुल मिल गई, सामंजस्य यहाँ पे स्थापित हो गया। आगे प्रसारवादी संप्रदाय वाले कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रसार में कुछ बाधाएं हैं, जैसे यातायात और संचार का अभाव होता है, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, दलदल और संपर्क का अभाव होता है। इस प्रकार प्रसारवाद के जन्मदाताओं ने सांस्कृतिक परिवर्तन एवं परिवर्धन को एक नया मोड़ दिया। प्रसारवादी संप्रदाय में 3 संप्रदाय प्रमुख हैं। पहला है ब्रिटिश प्रसारवादी संप्रदाय। ब्रिटिश प्रसारवादी इसको पान इजिप्शियन संप्रदाय भी कहते हैं, पान इजिप्शियन संप्रदाय भी कहते हैं। देखिए क्या है, अंग्रेजी प्रसारवादी संप्रदाय मानवशास्त्र इतिहास में सबसे बाद में आया और सबसे पहले लुप्त हो गया। अंग्रेज प्रसारवादी संप्रदाय है वह।
ब्रिटिश, जिसको ब्रिटिश संप्रदाय, इस संप्रदाय ने मानव शास्त्र में भीषण विवाद को जन्म दिया। जो ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत संप्रदाय था या पान इजिप्शियन सिद्धांत जो संप्रदाय था, उसके संस्थापक थे इलियट स्मिथ, और जो डब्ल्यू जे पेरी थे, उन्होंने इसका समर्थन किया, इस संप्रदाय का समर्थन किया। स्मिथ थे जो इलियट स्मिथ थे, जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने केरिया विश्वविद्यालय में शरीर रचना शास्त्र एनाटॉमी के प्रोफेसर विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने अध्ययन व अनुसंधान के दौरान लंबे समय तक मिस्र में निवास किया। आपने प्राचीन इजिप्शियन एवं माइग्रेशन ऑफ अर्ली कल्चर नामक पुस्तकें प्रकाशित की। इन रचनाओं में उन्होंने मिस्र को ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बताया कि जो मिस्र है वही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। स्पष्ट है कि वे मिस्र की सभ्यता से बहुत अधिक प्रभावित थे। अपने अध्ययन के द्वारा उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि भूमध्य सागरीय प्रदेशों, अफ्रीका, भारत, इंडोनेशिया, पोलिनेशिया तथा अमेरिका में भी संस्कृति का प्रसार मिस्र से ही हुआ है, और मिस्र में संस्कृति का जन्म ईसा के लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। स्मिथ की मान्यता है कि विश्व की कला एवं हस्तकला, सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन, विश्वास एवं संकेतवाद अधिकतर मसाले की सहायता से सड़ने से बचाने की प्रथा से विकसित हुए। मिस्री संस्कृति का केंद्र स्थल क्यों रहा? इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जन्मने और फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संस्कृति के फलने फूलने के लिए अनुकूल पर्यावरण चाहिए, और यह पर्यावरण मिस्र में उपलब्ध था। यानी कि इलियट स्मिथ हैं, वो सभी संस्कृतियों का जन्म स्थान मिस्र में मानते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ, और उसके बाद सब मिस्री सभ्यता और संस्कृति का केंद्र बना, फिर धीरे धीरे उसका प्रसार हुआ। जो डब्ल्यू जे पेरी हैं, जिनके समर्थक हैं इस संप्रदाय के, ब्रिटिश प्रसारवादी या पान इजिप्शियन संप्रदाय के समर्थक, वो अपनी पुस्तक चिल्ड्रन ऑफ द सन, ये पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन ऑफ द सन की पुस्तक के रचयिता हैं पेरी। उन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लोगों में यह विश्वास है कि शासक सूर्य से अवतरित होता है, मिस्र की देन है। मम्मीकरण, पिरामिड, स्वर्ण एवं मोतियों को अधिक महत्व देना आदि भी विश्व को मिस्र की सभ्यता की देन है। पेरी की मान्यता थी कि मानव जाति की आविष्कार करने की क्षमता लगभग शून्य है। वे स्वतंत्र रूप से आविष्कार होने की बात को भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि मिस्र को इस संस्कृति का उद्गम स्थल मानते हैं। स्मिथ और पेरी ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित टोटमवाद, ऑस्ट्रेलिया में जो टोटमवाद की अवधारणा पाई जाती है, कंबोडिया और अमेरिका इंडियन जातियों में प्रचलित पिरामिड निर्माण कला भी मिस्र से ही प्रसारित हुई। अफ्रीका में यह प्रथा के अनुष्ठानों में प्रयोग के लिए राजा की जांघ की हड्डी को सुरक्षित रखा जाता है। स्मिथ इसे मिस्र के मम्मीकरण का प्रसार मानते हैं। पत्थरों से स्मारक बनाना भी विश्व को मिस्र की देन है। पेरी मिस्र वासियों को सूर्य पुत्र कहकर पुकारते हैं और उन्हें ही समस्त उस संस्कृति के जनक मानते हैं। इस संप्रदाय के लोगों ने मिस्र को ही सभ्यता का उद्गम स्थल माना, अतः इसे पान इजिप्शियन संप्रदाय भी कहते हैं। इसी क्रम में प्रसारवादी संप्रदाय का दूसरा जो संप्रदाय है वह जर्मन प्रसारवादी संप्रदाय या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय। देखिए, जर्मन ऑस्ट्रेलियन संप्रदाय का दृष्टिकोण अधिकतर तर्कपूर्ण परिष्कृत है। इन्होंने उद्विकास और प्रसार दोनों का मिश्रण किया। उद्विकास का जो सिद्धांत था, जो प्रसारवादी का सिद्धांत था, दोनों का मिश्रण किया। और जर्मन प्रसारवादी सिद्धांत संप्रदाय है या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय भी इसको कहते हैं। उसके जनक हैं फादर सिमिट तथा इसके समर्थक हैं एंकरमैन, ग्रेवनर, फॉय आदि। इस संप्रदाय को कल्चर क्रीज संप्रदाय भी कहते हैं, जिसका अर्थ है सांस्कृतिक चक्र या सांस्कृतिक घेरा। प्रश्न पूछते हैं कल्चर क्रीज संप्रदाय किसको कहा जाता है? जर्मन प्रसारवादी को कहा जाता है, या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय को कल्चर क्रीज की संज्ञा दी गई है। जिनके फादर हैं, जिसके मतलब प्रवर्तक हैं, यानी कि इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले फादर सिमिट तथा उसके समर्थक हैं एंकरमैन, ग्रेवनर और फॉय।
इन लोगों की मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति के प्रसार का एक घेरा होता है और हम ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर इस घेरे को ज्ञात कर सकते हैं। ब्रिटिश प्रसारवादियों की तरह जर्मन प्रसारवादी किसी भी एक स्थान को संस्कृति का उद्गम स्थान नहीं मानते, बल्कि उनकी मान्यता है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर संस्कृति का जन्म हुआ और फिर दूसरे स्थानों पर प्रसार हुआ। इस प्रकार से इस संप्रदाय के लोग उद्विकास एवं प्रसार दोनों को ही स्वीकार करते हैं। समय समय पर भिन्न स्थानों पर संस्कृति का जन्म हुआ और फिर दूसरे स्थानों पर प्रसार हुआ। इस प्रकार से इस संप्रदाय के लोग उद्विकास एवं प्रसार दोनों को ही स्वीकार करते हैं। ग्रेबनर ने सांस्कृतिक प्रसार को ज्ञात करने की दो विधियां बताई, एक स्वरूप फॉर्म्स तथा द्वितीय संस्था क्वांटिटी। जब कभी भी हमें दो सांस्कृतिक समूह में सांस्कृतिक तत्वों की समानता दिखाई दे तो हमें यह ज्ञात करना चाहिए कि उनके स्वरूप एवं संख्या में कितनी समानता है। इसी आधार पर हमें ज्ञात कर सकेंगे कि प्रसार हुआ या नहीं। जहां जितनी अधिक समानताएं पाई जाएंगी प्रसार भी उतना अधिक होगा। अब जर्मनी प्रसारवाद या सांस्कृतिक ऐतिहासिक संप्रदाय के अलावा जो तीसरा है वह अमेरिकन संप्रदाय। अमेरिकन प्रसारवादी क्या कहते हैं, देखिए इस सिद्धांत के प्रमुख है फ्रेज बोआस तथा क्लार्क विजलर। क्लार्क विजलर की पुस्तक का नाम है मैन एंड कल्चर। इन्होंने सांस्कृतिक प्रसार क्यों होता है को प्रकट करने का प्रयत्न किया और जर्मन प्रसारवादियों की कमी को दूर किया। इन विद्वानों ने सांस्कृतिक तत्वों की व्याख्या करके उनके मिलन और आत्मसात का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। फ्रेज बोआस ने उत्तरी अमेरिका को विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभक्त कर वहां की खाद्य सामग्री, धर्म, सामाजिक संगठन, गृह निर्माण, कला आदि का अध्ययन किया और एक क्षेत्र में से दूसरे क्षेत्र में होने वाले प्रसार का उल्लेख किया। विजरल ने भी बोआस की इस अध्ययन पद्धति को अपनाया और अमेरिका तथा अफ्रीका को विभिन्न सांस्कृतिक एवं भौगोलिक क्षेत्रों में विभक्त कर उनका अध्ययन किया। विजरल की मान्यता है कि विशिष्ट सांस्कृतिक तत्वों का जन्म उस संस्कृति के केंद्र में होता है और धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है। प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व पर्यावरण के अनुसार परिवर्तित होते हैं। प्रमुख अभौतिक तत्वों में अधिक परिवर्तन होते हैं। सीमा पर पहुंचते पहुंचते वे हल्के पड़ने लगते हैं और उन पर दूसरे सांस्कृतिक समूह का प्रभाव पड़ने लगता है। जहां दो सांस्कृतिक समूह की सीमाएं मिलती हैं वहां दोनों की संस्कृतियों के तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। इस क्षेत्र को विजरल सीमा सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। विजरल की मान्यता है कि पहाड़, दलदल, समुद्र, रेगिस्तान, घने जंगल आदि सांस्कृतिक प्रसार में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से प्रसारवादी संप्रदाय में तीन प्रसारवादी संप्रदाय: ब्रिटिश प्रसारवादी सिद्धांत, जर्मन प्रसारवादी और अमेरिकन प्रसारवादी। धन्यवाद।